कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई और फिर सेनेट में राजा नासिर अब्बास की बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तकर्री अचानक क्यों मुमकिन हुई, जब ये मामला महीनों से लटका हुआ था? अगर ये आईनी और सादा मामला था तो फिर पहले ये नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हो सका? आखिर रुकावट क्या थी? सबसे पहले तो जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो तकर्री का मामला होता है वो कौमी असम्बली में एक स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर नेशनल असम्बली और अपोजिशन के दरमियान मामला होता है, और सेनेट में चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन के दरमियान मामला होता है। तो एक तो इन दोनों तैनातियों या इन ऑफिस की वैकेंसी या इनके भरने से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरी बात यह है कि स्पीकर साहब ने कौमी असम्बली में बिलखसूस मैंने देखा था कि जब भी ये मामला पिछले चंद माह में ये आया था ज़ेरे बहस और उसमें गौर खान साहब ने सवाल उठाया था, तो स्पीकर साहब ने बड़े वाज़े तौर पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे दीगर दफ़ा ये बात बताई थी कि बुनियादी वजह लीडर ऑफ द अपोजिशन की प्रोसेस ना चलाने की, या वाहिद वजह ये थी कि उमर अयूब साहब का एक कोर्ट केस सब जुडिस था, जिसके होते हुए नए लीडर ऑफ द अपोजिशन की प्रोसेस चलाना मुमकिन नहीं था। तो जिस दिन पीटीआई अटेस्टेड ऑर्डर लेके आई कि उनका केस फाइनलिटी अटेन कर चुका है, तो स्पीकर साहब ने फौरन लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत उसका ऐलान किया, और फिर उस प्रोसेस के तहत महमूद खान अचकजई साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ पे बने। सिमिलरली माय अंडरस्टैंडिंग है इसके सेनेट में शिबली फराज साहब का भी केस था, और जब वो मामला सब जुडिस मामला तय हुआ है तो या वहाँ पे फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन की प्रोसेस चल पड़ी है। तो देखिए, हम तो इस चीज़ को वेलकम करते हैं कि हम तो कभी भी नहीं चाहते कि आइदर हाउस में, नेशनल असेंबली और सेनेट, उसमें कोई भी अहम ओहदा इस तरह वेकेंट हो फॉर टू लॉन्ग, लीडर ऑफ द हाउस हो या लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, तो मगर उसके अंदर पीछे लीगल कुछ मामला दरकार थे, जिसकी वजह से चेयरमैन सेनेट ने और स्पीकर नेशनल असेंबली ने तब वो प्रोसेसेस चलाए जब वो लीगली मुमकिन थे। जी बिलाल साहब, ये भी तो कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने अचकजई साहब की कोई तकरीरी में कोई अहम किरदार अदा किया है, क्या कोई मुशावरत इस हवाले से नवाज शरीफ साहब से हुई थी? नहीं जी, ना ही मेरे इल्म में ऐसा कोई मामला है और ना ही ये चीज़ मेरे ख्याल से है। उसकी वजह ये है कि जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये तो मामला जो भी लीड नहीं वो चूँकि मामला ही ये बुनियादी तौर पे ऑपोजिशन और स्पीकर के दरमियान होता है या ऑपोजिशन और चेयरमैन सेनेट के दरमियान होता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल असेंबली और द सेनेट। तो इसीलिए जी इसमें कोई हुकूमत का रोल नहीं होता, और इसीलिए वो बकिया जो स्पीकर साहब ने चेयरमैन सेनेट का अपना जो उनके तरीक़ेकार थे उसके तहत उन्हें जब मुमकिन हुआ तो उन्होंने भर दिए। बुनियादी बात यह है सुजैन साहब, अब जब ये ओहदे हो गए हैं और महमूद खान अचकजई साहब ने कल तकरीर की, आज नासिर अब्बास साहब ने की, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करेंगे। माजी में बदकिस्मती से दोनों हाउसेज में हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन का कोई कंस्ट्रक्टिव या संजीदा किरदार नहीं देखा, और इसका मतलब, संजीदगी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप हमारी हर बात से इत्तफाक करें, मगर एक जिम्मेदारी और संजीदगी के साथ हाउस को ज़रूर लेके चलें, कौमी इशूज़ के ऊपर डिस्कशन फैसिलिटेट करें, अपोजिशन को इस तरीके से लीड करें कि कौमी इशूज़ के ऊपर एक संजीदा बात करते हुए नजर आए। क्योंकि पिछले साल डेढ़ में 2 साल अब तकरीबन होने को हैं, मैं आपको एज ए मेंबर ऑफ द हाउस बता रहा हूँ जी, तजर्बा मेरा कि अभी कौमी इश्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आवर में जो सवालात होते हैं या कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस होते हैं या स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी जो सवालात होते हैं, ये सारे के सारे जो हुकूमत से पूछे जाने चाहिए किसी ऑपोजिशन की तरफ से, वो सारी कार्रवाई भी ट्रेजरी बेंचेस ही कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, PMLN के हमारे अपने मेंबर्स, MQM हमसे सवालात पूछते हैं, उनका हक है और उसका जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है। तो मगर ये काम ऑपोजिशन की जो जिम्मेदारी बनती है कि कौमी इश्यूज़ पे बात करें, वो उसके बजाय सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए या डिसरप्ट करने के लिए आते हैं। अच्छा बिलाल साहब, तहरीक इंसाफ जो इल्जाम लगा रही है, तहरीक इंसाफ स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी बिल्कुल तहरीक इंसाफ जो इल्जाम लगा रही है वो कह रही है कि हुकूमत ने 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल के खौफ से उन्होंने ये फैसले किए। क्या ये कहना दुरुस्त नहीं कि हुकूमत इस वक्त स्ट्रीट प्रेशर कम करने के लिए पार्लियामानी फैसलों में लचक दिखा रही है? कैसा है जी? देखिए शजीर साहिबा, बात यह है कि माजरत के साथ जो भी शख्स ये बात कर रहा है ना, मैं माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मगर नहायत अहमकाना सोच है। यही बदकिस्मती है कि हम जब संजीदा सियासी गुफ्तगू की या किसी संजीदा सियासी अमल की बात करते हैं तो उसको आगे से देखा इस तरह जाता है कि हमारी जैसे कोई मजबूरी है या हमने किसी खौफ से की है।
हाँ, ऐसी बात है जी। देखिए, नंबर वन, जैसे मैंने आपसे कहा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की जो तैनाती है, ये तो मामला ही हुकूमत से बिल्कुल मुबर्रा है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम जब भी आपसे कोई बात की बात करते हैं, हम इसलिए नहीं करते कि आपको कोई खौफ है। ये बदकिस्मती से पीटीआई की अपनी सोच की अक्कासी करता है, बिकॉज जब वो हुकूमत में थे तो उनकी सोच यही थी, खौफ, हिरास, मतलब कि हरासमेंट, जोर जबरदस्ती। कभी पीटीआई की और इमरान खान की सियासी और जमहूरी सोच रही ही नहीं है। अच्छा, ठीक है बिलाल साहब, आगे थोड़ा बढ़ते, ये बताइए कि अब जब मुज़ाकरात के बयान तो आ जाते हैं, अब बहरहाल अपोजिशन लीडर आ गए, तो क्या ये मुमकिन है कि हुकूमत महमूद खान अचकज़ई के जरिए इमरान खान तक रसाई या कम अज कम मुलाकात की राह हमवार कर दे, ताकि अचकज़ई साहब अडियाला में इमरान खान से मुलाकात करके उनको समझा सके? देखिए शजिया साहिबा, मुलाकातें ना खान साहब की पहले भी बड़ी लोगों से होती रही हैं। कई बीच में कम हो जाती हैं, कहीं ज़्यादा हो जाती है, मगर उस शख्स की सोच में बिल्कुल फ़र्क नहीं आया। और किस हवाले से नहीं आया? उस शख्स की जो एक अपनी रियासत के ख़िलाफ़, अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ जहर और आग उगलने की एक तारीख़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। आप अभी चंद हफ्ते पहले का ही उनका ट्वीट देख लें, जो अभी भी कायम है, जो अभी भी आप जाके चेक कर सकती हैं, इमरान खान साहब का। उसमें वो बुनियादी तौर पर क्या कह रहे हैं? वो अपनी अफवाज के ऊपर दहशतगर्दी के मुतल्लिक और अफगानिस्तान के मुतल्लिक वही अल्फाज अदा कर रहे हैं जो अफगानिस्तान या भारत आज कह रहे हैं। और वो ये साथ ही वो ये कह रहे हैं कि एनडीयू की वर्कशॉप में अगर कोई पीटीआई का मेंबर शिरकत करता है तो ये शर्मनाक बात है। और तो देखिए, आपकी अपनी सोच और माइंडसेट क्या है। संजीदा सियासी गुफ्तगू में दोनों जमातों के दोनों साइड्स के दरमियान, ऑपोजिशन और ट्रेजरी में, अगर कोई रुकावट है तो वो इमरान खान है। तो देखिए, मुलाकातें माजी में भी हुई हैं, आइंदा फिर हो जाएंगी, मगर उसके मेरा नहीं ख्याल कि उसकी शख्स की सोच में कोई तब्दीली आएगी। और हमने तो आज तक सिर्फ ये देखा है कि ऑब्वियसली आप लोग कहते हैं ना, जो जाके वहां पे हद तक जाने को तैयार होते हैं। ठीक। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने आज गुल प्लाजा सानिया पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 18वीं तरमीम नाकाम साबित हुई है। क्या ये बयान एनएफसी अवार्ड पर नजर सानी और मरकज को मजीद इख्तियारात देने का पेश खैमा है? क्या हुकूमत नए सूबों या वसाइल की नई तकसीम के लिए आईनी सतह पर कोई ग्राउंड तैयार कर रही है? नहीं, आपको याद होगा जी कि लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से और दीगर हम मौजूआत पहले 27वीं तरमीम के दौरान भी अंडर डिस्कशन आए थे। और उसमें फिर यकीनन हम वही एजेंडा आगे लेके गए थे जिसमें हमें 2/3 की हद तक, 2/3 वोट्स की हद तक इत्तफाक था। बिकॉज नेचुरली आईनी तरमीम के लिए आपको सेनेट में अलहदा और कौमी असम्बली में अलहदा 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है टू पास द बिल। तो देखिए, इसमें अब एनएफसी के ऊपर मेरे नज़दीक एक हमें बड़ी संजीदा रिविजिटिंग की ज़रूर है। उसके लिए एनएफसी के फोरम, नेशनल फाइनेंस कमीशन, जी देखिए, वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ। नेशनल फाइनेंस कमीशन इटसेल्फ जो है उसको अभी हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और उसमें दीगर सारे सूबों के वज़राए ख़जाना मौजूद होते हैं। और वहाँ पर दो मीटिंग्स मेरे ख्याल से हो भी चुकी हैं।